1-2 नंबर का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, हमें लगता है यार इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ उनको ऐसा टिप्स दें कि वो 0.62 नंबर का महत्व को समझ सकें, कि अभी आप जिस एक क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं, ये आपके आगे चल के इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे लोग आपको बिल्कुल, देख बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते नहीं हैं। लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको अपनी ही कहानी बताता हूँ। इस एएलपी में ही मेरा एएलपी गवर्नमेंट जॉब के लिए पहला एग्ज़ाम था। मैंने आपको पहले भी बताया मैं जॉब करता था। तो इसमें ही मेरे साथ जो हुआ, मैं उसे आपको बताता हूँ। साइको देने के लिए गया था मैं टाटा में। हाँ। तो एक 90 आपने देखा होगा 96 नंबर 96 क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत ही ईज़ी रहते हैं। ठीक है, तो मैं स्पीड में अपना बनाता गया और उसमें मैंने 93 क्वेश्चन कर लिए थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था और मेरे पास 20 से 30 सेकंड टाइम था भी। लेकिन वो 3 क्वेश्चन मैंने फ्लो में कहाँ छोड़ दिए, वो उस 30 सेकंड में मैं नहीं ढूंढ पाया। अगर उस 30 सेकंड में ढूंढ लिया होता मैंने, तो मेरा आज सिलेक्शन हो चुका रहता, क्योंकि मेरा नॉर्मल जो साइको में मार्क्स था वो 22 प्लस हो जाता और मेरा सिलेक्शन हो चुका रहता। तो ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। जैसे मुझे याद है एक और मुझे मिस्टेक याद है। आपका कोरिया की ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 देश है। मुझसे नॉर्थ कोरिया का राजधानी पूछा गया था। मैंने उसे सियोल मार दिया, जबकि उस समय पता था यार साउथ कोरिया का सियोल होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का मैंने सियोल मार दिया, गलत हो गया। तो जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मुझे यही कहना है कि आप हर एक क्वेश्चन पे सोचें, वहाँ थोड़ा देर रुकें। अगर आपको आता है, जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, आता है मारें और निकल जाए, टाइम आप अपना बचाने का कोशिश करें। फिर जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे तो स्किप करो, नेगेटिव मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी में, जैसे मैं सियोल और प्योंगयांग में कन्फ्यूज़ था, अगर आप 50% ऑप्शन को क्लियर कर पाते हो और आपके पास 50% ऑप्शन बचा हुआ है, तो आप उस 50% में थोड़ा सोचो समझो, उसके बाद मारो, ताकि आपको नेगेटिव ना खाना पड़े। जी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ भी आपसे पॉसिबल है, जी। आप पूरा मतलब कि वहाँ पे मतलब कहते हैं एक तरह से केयर करें, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं मैं करना यही है। कहना चाहता हूँ कि एक नंबर 0.001 नंबर बहुत मायने रखता है। आप अगर 70 लाने लायक हो, 75 लाने लायक हो, तो उस समय आप थोड़ी भी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए। जी, मतलब आप जैसे कि नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्शन नहीं होना है, हाँ। तब तो कोई तब मतलब तो ही कोई नहीं है, जो मतलब करना नहीं है, करना करो। आपको जो करना है और करो। एक जो बहुत ऊपर लेवल वाले जिनका स्टूडेंट्स हैं, 70 प्लस आ रहा है, जिसका एनटीपीसी में ग्रुप डी में 70 प्लस आ रहा है या 60 प्लस आ रहा है, तो उन्हें थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आपको 70 प्लस तो लाना ही लाना है। ठीक है, और किस्मत भी उसी का काम करता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत के तो किस्मत काम करेगा नहीं। तो जिसका 70 प्लस आ रहा है, वो लोग वो अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली वो अच्छे स्टूडेंट। लेकिन 1,20,00,000 एनटीपीसी में फॉर्म गिरा है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। उसमें से आपका एक नंबर 0.001 नंबर बहुत मायने रखेगा। तो आप कोशिश करो, एक भी मैथ मत छोड़ो कि ये हार्ड है इसको स्किप कर दें। रीजनिंग छोड़ो ही मत, जितना हो सके सारे रीजनिंग आप बना दो। फिर आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है, और अभी करेंट अफेयर्स बहुत ही मतलब वाइटल रोल प्ले कर रहा है, तो आप करेंट अफेयर्स तो देख के ही जाओ। पिछले 1 साल का एनटीपीसी, वैसे एनटीपीसी तो 2019 का भी पूछ रहा है, 18 का भी पूछ रहा है, तो आप पिछले 1 साल का तो देख करके ही जाओ। उसके बाद देखिए, किस्मत साथ रहा तो जरूर सिलेक्शन होगा। तो आपने एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप किया था? हाँ जी, मैंने किया हुआ है। फर्स्ट फेज में तो आया नहीं, अब देखते हैं सेकेंड फेज में क्या होता है। हाँ। जी। तो ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है? नहीं, ग्रुप डी का नहीं किया था। 2018 में भी नहीं किया था? नहीं। तो यदि हम बात करें आपका CBT 1 की तैयारी का, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे थे। जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने ऐसे इंटरव्यू किया है जो कि जॉब जी, करते करते सिलेक्शन किए हैं। जी, जी, जी। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से भी मिला हूँ जिन्हें कहना होता है सर जॉब करते करते थोड़ा मुश्किल होता तैयारी करना, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा हूँ जो LP में सिलेक्टेड थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका NTPC में सिलेक्शन हो जाए, टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो कैसे आप अपने CBT 1 की तैयारी के लिए जो टाइम निकालते थे वो कैसे निकालते थे और कैसे तैयारी करते थे? जी देखिए, मैं फॉर्म निकलने से पहले तक थोड़ा बहुत पढ़ता था। आपका प्रीवियस नॉलेज काम आता है। जैसे 10 आपका एकेडमिक अगर सही है तो आपका 50% काम आपका प्रीवियस नॉलेज कर जाता है। इसलिए एकेडमिक जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनका एकेडमिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा मैथ कमज़ोर रहता और रीजनिंग कमज़ोर रहता तो ऑब्वियस सी बात है मैं 6 महीने या 1 साल में नहीं कर पाता। तो आप एकेडमिकली मजबूत रहिए
उसके बाद आपने जो पूछा कि जॉब करते करते क्या तैयारी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपके जॉब की क्या नेचर है। अगर ड्राइवर हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन हाँ आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, आपकी लिमिटेड टाइम है कि 10 से 5 आपकी जॉब है, उसके बाद आपको कोई कॉल ना करे, कोई मैसेज ना करे, कुछ ना करे, तो आपके पास 4 से 5 घंटे रोज़ के मिल जाते हैं। और ये छोटे मोटे जो जॉब होते हैं एनटीपीसी का, आईएएस की तो बात अलग है, आईएएस पीसीएस की अलग है, लेकिन जो एनटीपीसी का है या ग्रुप डी का है या एसएससी का है, अगर आप 5 घंटे लगातार रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके लिए 10-12 घंटे 20 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। और बाकी हर एक का अपना अपना दिमाग है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी की बात करें तो आप अपनी तैयारी कैसे करते थे? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? देखिए, मैं ऑनलाइन स्टडी करता था, और मेरे नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट है, मैं किसी चैनल का प्रचार तो नहीं कर रहा, लेकिन राकेश यादव सर का जो चैनल है करियर व्हील ऐप, उससे मैंने पढ़ा था और उन्होंने बहुत हेल्प किया था। और आप कभी कभी कुछ डालते हो तो हाँ, उसे भी मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन जो राकेश यादव सर के जो टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे टीचर रखे हैं, वो डिटेल्ड में जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी अपनी मर्जी, हर चैनल बहुत अच्छा है, वहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। फिर ऑफलाइन आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे में ऑनलाइन 10 क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आप घर में खुद से पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, वो बेहतर है। अगर आपने कोई क्लासेज ले रखी है, किसी का भी ले रखा है, 1-2 टीचर का, तो ठीक है, लेकिन आप दिन भर अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जैसे कि आप बता रहे थे साइको में जो आप 30 सेकंड के अंदर गलतियां जो खोज नहीं पाए थे, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन यूज़ नहीं किए थे। फिर मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन को आप चूज़ करते तो लास्ट में जो 30 सेकंड आपका बचा हुआ था, उसमें आप उस क्वेश्चन को इजीली ढूंढ पाते। नहीं, एक्चुअली जो साइको होता है, जिन भाइयों ने साइको दिया होगा उन्हें पता होगा कि जो 5 हम लोग का 5 वो रहता है, मतलब क्या कर सकते हैं, 5 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो बाकी सब में 2-2, 3-3 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें मैं मेरी चूक हुई, उसमें 96 क्वेश्चन थे, उसमें मार्क फॉर रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और आपको 96 क्वेश्चन 3 मिनट में करने थे, और वो बहुत टाइम था। पहले तो शायद 2 मिनट का टाइम दिया जाता था, तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू नहीं रहने की वजह से मैं क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाया कि मैंने कहाँ पे मिस किया था। अच्छा, उसमें मार्क फॉर रिव्यू था ही नहीं? जी, मतलब मार्क फॉर रिव्यू जहाँ कहीं भी है तो आपको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली मार्क फॉर रिव्यू जहाँ भी है वहाँ यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर आपके लास्ट में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बचे हैं तो आप वहाँ से देख लें। मतलब इसकी पूरी संभावना है कि रेलवे की ऑनलाइन परीक्षा में एक छोटी सी गलती और आपका पूरा खेल खत्म। छोटी सी, हाँ। अगर आप वहाँ थोड़ा सा भी होपलेस हुए, हाँ। आप में बहुत नॉलेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक मेरे छोटे भाई की तरह है, उसका एकेडमिक इतना अच्छा है कि उसके 10-12 हर एक में 90 से एबव आया है। उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और मेरा एक भाई अभी एग्ज़ाम देने आया है, अमित कुमार। वो लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ उसके आँख की वजह से। उसके बाद जो मुस्तफ़ा मैंने आपको बताया है, उसके 89% आए थे, उसका आँख ख़राब था, 89 नंबर आए थे एएलपी में, उसका आँख ख़राब था, तो और जो आपका 10+2 वाला था, उसका कट ऑफ शायद कोलकाता में 88 गया था। तो कई बार बच्चे 89 उसका राव था, और 89 नंबर लाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी भी वो वेटिंग में है। देखिए आगे क्या होता है। तो इसीलिए अगर जितना अधिक आप स्कोर कर सके एनटीपीसी के लिए, एनटीपीसी में भी कई पोस्ट है ना, आपका स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, तो हर एक का कट ऑफ अलग जाएगा। आपका जो जिसमें कम सीट है उसका कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई जाएगा, तो उस हिसाब से आपको देखना है। अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आते हैं, तो अगर आपका 80+ आता है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइज में कुछ तो बढ़ेगा ही ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि रेलवे में एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं